आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ईरान ने वाकई में अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। जी हां, ईरान और अमेरिका ने डील साइन की तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कितने दिनों तक रहेगी इसके लिए संशय हर किसी को था। जिनेवा में वार्ता चल रही थी, लेकिन इस बीच मामला गर्मा गया। ट्रंप की एक धमकी ने सारा खेल बिगाड़ा। ये सारी तस्वीर आपके सामने रखूंगी, लेकिन जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में है वो तस्वीर आप देखिए, बहुत गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। ईरानी डेलीगेशन ने फोटो ऑप से मना कर दिया। अब्बास अरागची से पाकिस्तान के पीएम ने फोटो खिंचवाने के लिए कहा, लेकिन अरागची ने साफ इनकार कर दिया। मनाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन तनाव अरागची के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ठीक वैसे ही तनाव जेडी वेंस के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। हाथ झटकते हुए शहबाज शरीफ का बाहर चले गए अरागची। जेडी वेंस बहुत देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन फोटो ऑप नहीं हुआ। जब अरागची ने मना कर दिया तो शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा, हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ऐसी बेकदरी करेगा, और उसके बाद भी जो ये कोशिशें हो रही थी, ये देखिए हाथ झटक कर चले गए अरागची। जेडी वेंस अलग खड़े हुए हैं, वो वेट कर रहे थे फोटो ऑप का। और फिर शहबाज शरीफ ने मुनीर की तरफ देखा, कुछ बात की, और फिर जेडी वेंस भी वहां पर आए। तीनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, और तनाव है शहबाज शरीफ के चेहरे पर, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रंट फेसिंग उन्हीं का चेहरा है। अभी आखिर हुआ क्यों वो आपको बता दूं। ट्रंप ने नेगोशिएशंस के बीच में ही एक धमकी दी। उन्होंने हिजबुल्लाह को लेकर ईरान को धमकाया और कहा कि अगर अपने प्रॉक्सीज को नहीं कंट्रोल करोगे तो बमबारी फिर से शुरू कर दूंगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम से ईरानी डेलीगेशन भड़क गया और बातचीत से वो किनारा करने लगा। और वही तनाव इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और जेडी वेंस की बात करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जेडी वेंस भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं। विजय जी, इस चर्चा को आपसे शुरू करते हुए, आपको याद है उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी हिंदुस्तानी है लेकिन मेरा दोस्त पाकिस्तानी है। अब ऐसा दोस्त बनाओगे? नहीं, ठीक बात है। और ये जिस तरह से ट्रंप साहब का कल बयान आया ना, उससे ही समझ में आ गया था कि वो पता नहीं अभी तक इतने दिन में उनको समझ में आया कि नहीं ईरान किस तरह का मुल्क है, कि वो कैसे लड़ाई लड़ता है, कैसे पूरी बहस को चला रहा है। और इतने दिनों में समझ में आई होगी बात। जेडी वेंस के लिए भी बहुत मुश्किल का वक्त हो गया कि वो वहाँ पर मौजूद हैं डेलीगेशन के लिए। एक तो वैसे मुझे लग रहा है, हम लोग शायद परसों भी चर्चा कर रहे थे, ईरान ने एक तरह से मैसेज दे दिया था कि जेडी वेंस को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इस पर कुछ करने वाले नहीं हैं। और जो बात लेबनान को लेकर हुई, उनके जिसकी बात प्रॉक्सी की बात वो कर रहे हैं, उसको लेकर ईरान बहुत नाराज़ था, उस पर बात हुई। मेरे को इस समय उन पर थोड़ा सा शहबाज शरीफ पर बड़ी वो आ रही है दया तो क्या कहूँ, लेकिन मैं अब वो सोच रहा कि ये तो वो वाला हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा हटा। लेकिन इन्हीं जेडी वेंस ने तो कहा था कि हमें किसी नेगोशिएटर की और पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं। इशारों में इन्होंने ही तो कहा था, आप जिनके साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो उसको इस्लामाबाद आपने एग्रीमेंट का नाम भी दिया और वो सारी व्यवस्था वो वहाँ पर देख रहे हैं। भले ही नेगोशिएटर वो नहीं है, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो गई। अच्छा, वो ऐसे हैं कि न वो अरागची को कुछ कह सकते, उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि अरागची को कुछ बोल सके, और वेंस साहब को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अरागची तो बाकायदा हाथ झटक कर चले गए। लेकिन ये बड़ा झटका है मेरे हिसाब से, ये इतना आसान काम नहीं। जो आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं वेंस की भी, और अरागची जिस तरह से गए हैं और शहबाज साहब वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उससे बड़ा मुश्किल हुआ है। और जो लग रहा था हमें कि भाई तुरंत ही ये अब आगे बढ़ेगा, वो फिर से अटक गया है। और ट्रंप साहब ने पिछले 2 महीने में इसको ऐसे ही बार बार झटका देकर ये किया है। वो समझते हैं कि वही जो तय करेंगे वो होगा। दुनिया आजकल वैसे नहीं चल रही। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी समझाया उनको, और यहाँ ईरान के अरागची साहब ने भी समझाया। मैंने जो बात शुरुआत में एक खबर बताते हुए कही हर्षवर्धन जी, वो यही कही कि ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है नाक रगड़ने के लिए। आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट को खत्म करना चाह रहे थे, उस पर ईरान माना नहीं। उल्टा हुआ ये कि जितने फ्री संपत्तियां थी उस पर से धीरे धीरे से आपका हटाने लगे वो बंधन। आप हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलना चाहते थे, ईरान ने भी ये यहाँ पर अपनी हेकड़ी बनाए रखी। ईरान ने कहा हमारी शर्तों के हिसाब से धीरे धीरे हम खोल देंगे। हॉर्मुज पर भी उसने बैकआउट नहीं किया है। इजराइल ने कहा कि मैं हिजबुल्लाह के ऊपर हमला, हिजबुल्लाह और लेबनान आप दोनों ही एक बात कह लें कि मैं हमला करना बंद नहीं करूंगा।
ईरान ने भी कहा कि भाई हमला तो आपको बंद करना पड़ेगा और जब तक हमला बंद नहीं हुआ तब तक हम भी नहीं रुकेंगे। तो दरअसल ईरान तो हर उस मुद्दे पर आज भी वहीं डटा हुआ है जहां से आज से 60 दिन पहले डटा हुआ था। झुका तो अमेरिका है हर्षवर्धन जी। देखिए, किसी भी युद्ध का दो पक्ष होता है। एक तो ये कि बराबरी की लड़ाई हो रही हो तो अंतिम दम तक जीतने की कोशिश होती है। दूसरा, एक बहुत कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए तो वो कहता है अच्छा अब ठीक है, जो तुम बहुत ताकतवर है तो तुम्हारे में अहंकार को तोड़ूंगा। अब यहां दूसरा वाला हिस्सा चल रहा है। इसमें जरा सा भी भ्रम नहीं है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है कि ईरान तबाह बर्बाद हो गया। और जहां वो बर्बाद हो गया उसके बाद अमेरिका और उसका क्या कर सकता है, इससे अधिक क्या कर सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि ईरान और इजराइल ये दोनों मिलकर अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं। भले दोनों लड़ते हैं आपस में, ईरान और इजराइल की लड़ाई है, लेकिन सोचिए ट्रंप की बात ना अरागची मानते हैं, गलीबाफ मानते हैं। ट्रंप की बात नेतन्याहू मानते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं हम तो लेबनान में हिजबुल्लाह को तब तक मारते रहेंगे जब तक हमारा एक नागरिक भी खतरे में है। ईरान कह रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद नहीं होगी तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर देंगे। ट्रंप फंस गए हैं। जो दुनिया को फंसाकर निकलने का एक अमेरिकी तरीका था कि दुनिया भर में युद्ध करा दो, एक दूसरे से लड़ा दो और बैठकर मजे लो, थोड़ा हथियार सप्लाई कर दो, थोड़े पैसे दे दो, पहली बार वो फंसा दिख रहा है। और नेतन्याहू ने तो बहुत साफ साफ कहा, अभी वो अपने यहां जेरूसलम में ही बोल रहे थे, एक मीडिया हाउस के समिट में बोल रहे थे, इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में, उसमें उन्होंने कहा अमेरिका के लोग कहते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की बात मानते हैं, इजराइल के लोग कहते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप की बात करते हैं, हम दोनों किसी की बात नहीं मानते। हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और अपनी अपनी संप्रभुता के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए कि अभी अमेरिका के बॉर्डर के उस पार कुछ आतंकवादी हों और वो अमेरिकन को निशाना बनाए, तो अमेरिका क्या करेगा? कहेगा कि पीस डील कर लेते? नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करेगा, सिक्योर जोन बनाएगा और उस सिक्योर जोन में जाकर उन आतंकवादियों को एलिमिनेट करेगा। वही काम हम साउथ लेबनान में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहां जाकर समझ में आता है कि ईरान और इजराइल वो छोटे देश हैं कि बड़े देश हैं, कितनी ताकत है, वो अपना काम कर ले रहे हैं। ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका अपने पराभव की पटकथा लिख रहा है। अच्छा, ईरान ने जेडी वेंस को कैसे नजरअंदाज किया वो तो आप इस तस्वीरों में देख ही रहे हैं। बैठक के बीच की ही एक और तस्वीर अब आपको दिखाती हूँ। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जैसे ही बैठक के लिए अंदर पहुंचे तभी वहां जेडी वेंस, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर खड़े हुए थे। शेख मोहम्मद ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास से बिना सलाम नमस्ते किए वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए और शहबाज मुनीर के गले लगे, लेकिन वेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वेंस ने पीछे से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया जरूर, अभी ध्यान से देखिएगा, गले मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जेडी वेंस हल्का सा पीछे की तरफ झुकते हैं और आपस में बातचीत हो उसका एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये शेख मोहम्मद ने पूरी तरीके से जेडी वेंस को इग्नोर किया है, उनकी तरफ देखा भी नहीं। देखिए जेडी वेंस से क्या क्या खताएं हुई हैं, उनकी खताएं हैं, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद है उनके ऊपर, उनकी खताओं का। देखिए मोटा मोटी मैं मानता था कि ट्रंप ही जिसे कहते हैं कि वो अनरीजनेबल हैं, बड़बोले हैं और उनके कारण बहुत नुकसान हो रहा है अमेरिका के इमेज को, लेकिन जेडी वेंस उनसे कम नहीं है। मुझे पूरा लीडरशिप अमेरिका की जो है लग रही है, जैसे मैं कहता हूँ ना, बार बार डरता हूँ इसीलिए भारत के अंदर कि ये उस दिन देश का दुर्भाग्य होगा जब गलती से कहीं सत्ता राहुल गांधी जैसे लोगों के हाथ में चला जाए। अपरिपक्व, वाचाल, जिसको कहते हैं अंदर से दंभी, अज्ञानता से भरा हुआ, ये लीडरशिप है। आप जब भाषा यूज कर रहे हैं तो कम से कम आपको बात करनी समझ में आनी चाहिए। कुछ दिन तक पहले तक आप जेडी वेंस के बारे में कहा कि अपनी पत्नी को वो डिवोर्स इसलिए दे देना चाहते हैं क्योंकि अगला चुनाव उनको लड़ना है, और चूंकि उनकी पत्नी हिंदू है इसलिए क्रिश्चियन सपोर्ट जो है उनको उतना नहीं मिल पाएगा अमेरिका के चुनाव में। ये बात कभी कोई भूलेगा नहीं। यहाँ भी आप देखिए, अपमानित कौन हुआ है? जेडी वेंस तो उसके एक प्रतिनिधि है, अपमानित अमेरिका हुआ है। दूसरी बात, यह भी बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर पलता है, वो नर्सरी है, पूरी दुनिया की नर्सरी है।
उस नर्सरी को पालने, पोसने और बड़ा करने का काम आज के दिन में कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। इसलिए कि अमेरिकन हितों को वो नर्चर कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। आपको दुनिया में आतंकवाद से, हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये बकवास बंद होना चाहिए। अमेरिका जब कहता है ना कि अपने सभ्य देश और ये है वो है, से बड़ा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अभी तो तुम्हें परखना है, अभी तुम नए नए पैदा लिए हो, हम हजारों साल की पुरातन सभ्यता है, हम तो टेस्टेड हैं, तुम तो अभी नए हो, तुम्हें तो अभी 500 साल लगेंगे, परख लेंगे, देखते हैं तुम कहां तक आकर के टिकते हो। वो दिख रहा है सामने। जो अपमान हुआ है वो अमेरिका का हुआ है, और इजराइल क्यों ना करे? वो अपनी सीमाओं को सिक्योर करने का पूरा अधिकार रखता है। ईरान के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो टेररिज्म को पाल पोस करके बड़ा कर रहा है। हिजबुल्लाह को समर्थन देने का मतलब क्या है? हमास को समर्थन देने का मतलब क्या है? आप हिजबुल्लाह और हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, हूती को आप जोड़ दें, तो ऐसे प्रॉक्सीज को आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर, क्योंकि वो आपने कमिटमेंट कर रखा है अपने से कि इजराइल का वहां पर एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो जो कंट्री अपनी ताकत है वो ऐसे प्रॉक्सीज को मारने के लिए क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं ये जस्टिफाइड है। जो कुछ भी इजराइल कर रहा है अपनी संप्रभुता को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए पूरे देश में उस पर समझदारी एक है, चाहे नेतन्याहू हो या कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हिजबुल्लाह को मारेगा ही मारेगा, हूती को मारेगा ही मारेगा, हमास को मारेगा ही मारेगा। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि कल अमेरिका कहां तक चला आया था? जब टेरर बॉम्बिंग अमेरिका में हुआ तो अफगानिस्तान तक चला आया। अमेरिका पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा, मारा, कितने लोगों को, पूरा रेगिस्तान बंजर बना दिया पूरा। आपको जब अपनी टेरर से चोट लगता है तब आपको दर्द महसूस होता है। आपकी घड़ी टूटती है तब आपको लगता है कि हाँ घड़ी टूटी है। दूसरों की घड़ी टूट रही है तब आपको परेशानी नहीं हो रही है। इंडिया ब्लीड कर रहा था तब किसी इन यूरोपियन देशों को समझ में नहीं आ रहा था। जयशंकर ने कहा ना, तुम्हारे शस्त्र से पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, तो तुम तो नैतिकता की बात मत करो। तो जो कुछ इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, टूट जाए न टूट जाए। आज ईरान क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने हथियार बना लिया है। ये क्या है? ये भी अमेरिका की ही देन है सर। ये तो नहीं, ये अमेरिका की देन है कि ईरान ने हॉर्मुज के ऊपर कब्जा। सवाल यह है कि लड़ना है तो तुम अमेरिका से लड़ो ना। कतर पर बॉम्बिंग कर रहे हो, ठीक है, बंद। दुनिया के आवागमन को तुम रोक रहे हो, इसलिए तुम टेरर हो, टेरर को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, इसी मुलाकात के दौरान एक और दिलचस्प बयान भी आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि मेरी जिंदगी में 2 अहम रोल हैं, मेरी पत्नी जो हिंदुस्तानी है और दूसरा शख्स पाकिस्तानी है, उसका नाम आसिम मुनीर है। जेडी वेंस ने भले ही ये बात मजाक में कही थी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस वक्त ये बात वेंस ने कही तब आसिम मुनीर भी वहीं पर मौजूद थे। जेडी वेंस ने क्या कहा, पहले आप वो सुने। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. अब ये बात जो जेडी वेंस कह रहे हैं, आप बताइए, जब वो बोल रहे होंगे तो जो बगल में खड़ा हुआ बौना प्रधानमंत्री, उसको कैसा लग रहा होगा कि आसिफ मुनीर की तवज्जो ज्यादा है हमसे। एक प्रधानमंत्री, हम बेशक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बगल में जो बैठा हुआ आसिफ मुंसिर है, खड़ा है, वो उसको तवज्जो ज्यादा अमेरिका देता है। और बात भी सही है, सत्ता का केंद्र तो वो है, शहबाज शरीफ थोड़े सत्ता का केंद्र है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेने की नौबत आ गई। देखिए, अमेरिका के पास एक तराजू है, एक पर वो पाकिस्तान को रखता है, एक पर वो हिंदुस्तान को रखता है, और जब उसकी इच्छा होती है उसका पल्ला वो भारी कर देता है। और दोनों देशों की मजबूरी है कि अमेरिका के साथ चलना। भारत सरकार की भी मजबूरी है और पाकिस्तान की भी मजबूरी है। ठीक है, किसी की मजबूरी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, और अमेरिका इस बात को जानता है कि भाई यहाँ पर मुझे पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। भले ही पाकिस्तान आतंकवादी देश हो, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता हो, भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता हो, उसके बाद भी ट्रम्प दिल खोलकर पाकिस्तान के नेताओं का
सम्मान करते हैं, बयान देते हैं, उन्हें अपना करीबी मित्र बताते हैं। और ट्रंप के भी इसी तरीके से बयान आते हैं, जेडी वेंस के भी इस तरीके से बयान आते हैं, और मार्को रूबियो के भी बयान इस तरह के आप देख सकते हैं जो उन्होंने दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक रणनीति है उनकी कि भाई दोनों को साथ के चलो, जहां जैसी जरूरत होगी उसको वैसा इस्तेमाल करेंगे। हमारा हित सजना चाहिए, अमेरिका का स्वार्थ सजना चाहिए। और ये जो पूरा अभी प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से आसिम मुनीर वहाँ पर मतलब परेशान नजर आया, जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन वहाँ से चला गया, मुझे लग रहा है कि कागजों पे भले ही आप समझौता कर लो, समझौता तो दिल से लागू होता है। और ये जो अभी दिल नहीं मिला इनका किसी भी मामले को लेकर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान ने कहा है कि हम इससे खाली छोड़ेंगे नहीं, जो भी जहाज वहाँ से निकलेंगे वो अपने रिस्क पर निकले, हमारे बिना अनुमति से निकलोगे तो आपका मरने की पूरी संभावना है। मुझे लग रहा है कि फिर नए संकट की ओर बढ़ रहा है। भले ही ट्रंप कहे कि हम जब चाहेंगे तब बम मारेंगे, अब ट्रंप की वो ताकत नहीं है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अब युद्ध उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलेगा या भी फिर वो बंद होगा? नया संकट मुझे लगता है फिर खड़े होने वाला है। आने वाले दिन मुझे लगता है और चुनौतीपूर्ण होंगे। कागजों में भले ही समझौता कर दिया और ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जमीनी स्तर पर वो समझा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर जाए और फिर वहां पर युद्ध शुरू हो, और इजराइल अपना हित देखेगा लेबनान को लेके। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये समझौता कागजों में उन्होंने बयान दिया भी है। जंग शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि इजराइल अमेरिका के इशारे पर काम करता है तो ये लोगों की गलत फहमी है। मैं वो हर काम नहीं करता जो ट्रंप चाहते हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वो इजराइल से सेना नहीं हटाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि लेबनान में हमला ना करने वाले ट्रंप के बयान के बाद ही नेतन्याहू का ये इंपॉर्टेंट बयान आया है। In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel and for its security. And often we see eye to eye, sometimes we don't. But we respect each other's sovereignty and leadership and commitment to our people. जो धागा दरअसल इजराइल ने अपने हाथों से खींचा है वो ऊनी स्वेटर होता है ना हर्षवर्धन जी, एक सिरा अगर निकला तो उसके बाद फिर वो पूरा स्वेटर खुलकर हाथ में आ जाता है। इस वक्त वैसे ही धागे खोल दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के। नहीं, मैं इसको एकदम ऐसे नहीं देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि वो जो धागा खुला हुआ है वो खुला ही रहेगा और जहाँ स्वेटर बुना जाना है वो बुन लिया जाएगा। ये दोनों एकदम अलग अलग है। भले दोनों ये कह रहे हैं कि इसके बिना नहीं होगा, लेकिन ये पीस डील तो होकर रहेगी, क्योंकि ईरान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है कि वो जहां पर खड़े हैं इससे ज़्यादा उनके पास गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि अभी नेतन्याहू को चुनाव में जाना है तो इस तरह की आवाज़ें थोड़ा ज़्यादा तेज सुनाई देंगी। उनको भी तो अपने देश में इलेक्शन लड़ना है, उनको भी तो अपने यहाँ चुनावी राजनीति करनी है। और ट्रंप को चूंकि वो उसके नजदीक जा रहे हैं तो उस तरह की बात करेंगे और जेडी वैंस को ये दिखाना है कि हम ही पूरी इसको लीड कर रहे हैं, तो शायद अभी सुर अलग अलग दिख रहे हैं। मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है कि ये डील अपनी जगह है और जो फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई है, ये शहबाज शरीफ की बेइज्जती या जेडी वैंस की बेइज्जती, इसको छोड़ दीजिए, तो सहमति कई मुद्दों पर बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच डील तो पूरी होगी। डील में कोई ऐसा संकट नहीं लग रहा, डील तो होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह से अमेरिका अपने आप को पावरफुल तरीके से समझता था कि वन साइडेड डील हो जाएगी, वो तो खत्म हो गया, वो नहीं हो रहा। और नेतन्याहू और ईरान अरागची ने जैसे बिहेव किया वो इम्पोर्टेंट है। वो अमेरिका की उस पावर पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा मतलब मुझे नहीं ध्यान आता सर, आप लोगों का अनुभव ज्यादा बड़ा है, आप बताएं कि कभी अमेरिका की ऐसी बेइज्जती हुई हो। अभी समीर जी ने कहा कि दिल नहीं मिले, अभी तो हाथ भी नहीं मिले। हाथ मिलेंगे फिर दिल मिलेंगे, तो कहां पर अभी हाथ मिलने पे भी संकट है। लेकिन डील होगी, लेकिन उसकी पावर लगातार कम हो रही है अमेरिका की, इसको समझने की जरूरत है। ट्रंप तो वो हैं जिससे दिल हाथ सब मिले रहते हैं, उन तब भी अपने भरोसा नहीं सहयोगियों को किनारे कर दिया। मैक्रॉन के साथ, कीर स्टारमर के साथ, जॉर्जिया मेलोनी के साथ जिस तरह के व्यवहार करते रहे, और तो और नरेंद्र मोदी के साथ वो ऐसा व्यवहार करने से सार्वजनिक तौर पर शायद डरते होंगे, लेकिन भारत को असहज स्थिति में करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते। ट्रंप कुल मिला के पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर साबित हो रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको लग रहा होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ छिपा हुआ हो, हम लोग ना पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अभी तो जो स्थिति है, हाथ दिल ये सब मिलने उलने का मतलब नहीं। जिस दिन उनका मन हुआ कि आज ठीक है तो आज कुछ भी तारीफ करेंगे,
कल नहीं हुआ तो कल नहीं करेंगे, इसी तरह से चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस MOU पर दस्तखत हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर समझौते पर तैयार होने की बात है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इजराइल के PM ने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो दोनों तरफ के बयान आप सुन लें। And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود. 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش. सर एक क्विक कमेंट इसी पर, जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू को भी हमने सुनाया और मसूद पेज़ेश्कियान को भी सुनाया, ऑपरेशन किल या पीस। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसमें हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि डील तो हो ही जाएगी, लेकिन डील पर जो एक कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब बहुत लंबे समय तक मैंने इंटरनेशनल इस तरह की मीटिंग्स को भी देखा है, जो जॉइंट ऑपरेशन। सर एक बड़ी खबर अगर आप देख पा रहे हो, कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दे दिया है, वो अभी खबर आई है। दिया नहीं है, देने की घोषणा की है कि सितंबर में। हाँ, वो आज की तारीख थी कि आज वो अनाउंस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी दे दिया हो। नहीं, कीर स्टार्मर ने PM पद से इस्तीफा दे दिया। अगला PM चुने जाने तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्रिटेन के PM ने इस्तीफा दे दिया। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो 22 तारीख को उनका इस्तीफा होना है। वो भी काफी लंबे समय से ये पेंडिंग था एक तरह से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेतन्याहू और वो सब जो लोग बात कर रहे हैं, फिर से मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि जो ये अभी पिक्चर्स आपने वीडियो दिखाए ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 25-30 साल से मैं अभी इंटरनेशनल वो देख रहा हूँ कि किस तरह की मीटिंग्स होती है। किसी मीटिंग में वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, प्री प्लान तरीके से होती है, खासतौर से जब सिग्नेचर होने हों, ग्रुप फोटोज़ होने हों, वो सब कुछ प्लान्ड होता है। हमको यहाँ पर भले ही ऐसा लगता हो, उसमें इतने प्लान्ड सेशन में कोई ऐसे अरागची चले जाए, ये बहुत गंभीर घटना, मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ। आपकी इस तरह के रिएक्शंस कम होते हैं, ऐसा हैज करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार होता है कि ऐसा हो भी रहा हो, तभी वो एक बार फोटो हो गया, उसके बाद देखते हैं कि ठीक है क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा तो अटक ही रही है गाड़ी, थोड़ी सी अटक। ये वैसे है जैसे रेलवे में, पता नहीं आप तो नहीं जाती होंगी, लेकिन रेलवे में आउटर पर स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है ना स्टेशन से पहले, तो ये आउटर पर रुकी हुई गाड़ी है डील की, क्योंकि आगे कोई गाड़ी और फंसी हुई होती है जिसे ट्रांजिशन गंभीर ऐतराज है। हाँ जी सर। पहली बात तो ये है कि ये जब चलते थे 20, 25, 30 साल पहले, तब की बात बता रहे हैं, और पिछले 12 सालों में आउटर पे गाड़ी उस तरह से नहीं रुकती है। सर जाते नहीं, वंदे भारत चल रही है सर, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। सर तो अब सीधे उड़े पहुंच गए, तो ये उनका पुराना ये सही वाली बात है, ये सही वाली बात है। अच्छा किया आपने अफवाह को रोका है।